प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं आप लोगों का क्लास ले रहा था जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2, जो कि बीटेक 6 सेमेस्टर में आपको जो है पढ़ना है। तो इसमें जो है हम लोग कंसोलिडेशन टॉपिक जो है देख रहे थे। तो 3 लेक्चर जो है अब तक मैंने आपको दिया, प्लस उसमें साथ ही साथ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाया, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आती है तो आप जो है क्वेश्चंस अच्छे से बना सके, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बना सके। देखो डियर, एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू द पॉइंट लिखना। जो आपको एग्जाम में पूछा जाए वही आपको लिखना है। आपको ज़्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप अपना ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं नंबर ऑफ पेजेस को भरने के लिए, नंबर ऑफ पेजेस को भरने के लिए। तो नंबर ऑफ पेजेस को भरने के लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ पेजेस को भरने के लिए एग्जाम नहीं देना है। आपको एग्जाम देना है जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका सवाल दिया, बस काम खत्म। देखो कितना पेज भर रहा है उसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए आपको, और आपका रहना भी नहीं चाहिए। अगर आप पेजेस को भरने को लेकर आप पढ़ रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं जो आपका ट्रैक, ये ट्रैक पे जाना चाहिए, आप इस ट्रैक पे जा रहे हो। भले ही दोनों रास्ता जाकर एक जगह ही पहुंचेगा, यहीं पे आकर पहुंचेगा, लेकिन ये रास्ता आपका इजी है और ये रास्ता आपका बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि आप बस पेज भरने के मकसद से पढ़ रहे हो, नहीं, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए वो बस पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज की इस वीडियोज में। आप हमारे ऐप पे जाएंगे इंजीनियर प्लस पे, तो आपको ये बुक आपको जो है मिल जाएगा। आपको ज़्यादा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब एक इफेक्टिव प्राइस है, ठीक है। उस इफेक्टिव प्राइस में ही आप जो है आपका होम डिलीवरी घर तक आपका जो है बुक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जो बुक है, बुक मिलेगा आपको हार्ड कॉपी, है ना, हार्ड कॉपी आपको मिलेगा। इसमें आपका एसएससी जेई का पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके रहेंगे विद प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ, ठीक है। और इस बुक को हमारी टीम ने ही जो है इसे बनाया है, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, ओके। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ने जो है इसे इनरोल भी किया है ना। ये जिस जिस तरीके से आप कोर्स वगैरह परचेज करते हो उसी तरीके से परचेज करना है, लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर करोगे तो आपका जो है बुक आएगा, है ना, विद इन 10 डेज, है ना, विद इन 10 डेज आपके पास ये बुक जो है आपका होम, मतलब घर पे आ जाएगा। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, राइट। अब चलिए हम लोग अपनी टॉपिक की ओर जो है प्रोसीड करते हैं और हम लोग जो है क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने जो है यहाँ पे देखा और पढ़ा था कि टोटल सेटलमेंट क्या होता है ना। हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल सेटलमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने जो है चर्चा किया था। उसमें मैंने बताया था कि टोटल सेटलमेंट जो है ये आपका सम होता है इंटरमीडिएट सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट और सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ये तीनों का सम होता है हमारा क्या, तो टोटल सेटलमेंट, है ना। टोटल सेटलमेंट ये हमारा होता है एस टी इज इक्वल टू एस आई प्लस एस पी प्लस एस एस, ठीक। अब हम लोग आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक को, जो जो भी हमारा इंटरमीडिएट हो गया, है ना, प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी हो गया, इसी को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट सेटलमेंट से। किसके बारे में? इंटरमीडिएट सेटलमेंट की। तो इंटरमीडिएट सेटलमेंट जो है ये आपका पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में होता है ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सपल्सन, है ना। कंप्रेशन और एक्सपल्सन के कारण से जो है ये आपका होता है ऑफ पोर एयर, है ना, जो पोर एयर है उसका, या फिर ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल सॉलिड एंड वाटर, है ना। जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है सॉलिड्स यानी सॉइल सॉलिड्स और वाटर का बीच में, तो उसके इलास्टिक डिफॉर्मेशन या फिर हमारा कंप्रेशन या एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर के कारण से इंटरमीडिएट सेटलमेंट जो है देखने को मिलता है। तो जो हमारा इंटरमीडिएट सेटलमेंट होता है वो सैचुरेटेड सॉइल में, है ना, वो सैचुरेटेड सॉइल में होता है ड्यू टू इलास्टिक कंप्रेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल सॉलिड एंड वाटर एंड ड्यू टू स्क्वीजिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स। अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो उस केस में इलास्टिक कंप्रेशन और डिफॉर्मेशन होता है आपका सॉइल सॉलिड्स और वाटर का, या फिर ड्यू टू स्क्वीजिंग ऑफ वाटर ड्रॉप, है ना, वाटर ड्रॉप के स्क्वीजिंग के कारण से। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट सेटलमेंट इन सैंड। सैंड में अगर इंटरमीडिएट सेटलमेंट के बारे में बात किया जाए तो ये कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं SIS से, ताकि आप समझ सके कि इंटरमीडिएट सेटलमेंट ऑफ सैंड या इन सैंड इज इक्वल टू H0/CS log 10 इंटू सिग्मा 1 बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा 1 बार। ये फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करके कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे SIS ये जो है क्या है, इंटरमीडिएट सेटलमेंट इन सैंड आपका जो है दिया गया है। H0 जो है ये आपका इनिशियल थिकनेस ऑफ सॉइल है। CS जो है ये आपका सेकेंडरी जो आपका कंप्रेशन है वो आपका यहाँ पे जो है दिया गया है ना। ये क्या है आपका सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, क्या है, सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स। ओके, और सिग्मा 1 बार तो ये है इफेक्टिव स्ट्रेस जो कि अकर होता है आपका ड्यू टू ओवरबर्डन एट द मिड हाइट ऑफ द सॉइल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग। और आपका डेल सिग्मा बार जो है ये आपका होता है एडिशनल या अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस जो कि अकर होता है मिड हाइट ऑफ द सॉइल पे। ठीक है, तो इसे जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ में आप नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स है इसका फॉर्मूला होता है 1.5 इंटू CR बाई सिग्मा 1 बार। यहाँ पे CR जो है ये आपका CR जो है रिकम्प्रेशन इंडेक्स है ना। ये जो रिकम्प्रेशन इंडेक्स है ये आपका स्टैटिक पेनिट्रेशन टेस्ट की मदद से कैलकुलेट करते हैं। किसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं? स्टैटिक पेनिट्रेशन टेस्ट की मदद से हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स लिखना है। ठीक है, तो ये आप देखिए, मान लीजिए कि आपका जो सॉइल का फुटिंग जो है ये यहाँ पे आपका रखा हुआ है ना। ये आपका जो है ग्राउंड लेवल है। तो फुटिंग से जितना फुटिंग का विड्थ होता है ना, जितना फुटिंग का विड्थ होता है उतना ही नीचे और हम लोग लेकर चलते हैं। अगर फुटिंग का विड्थ 5 मीटर है तो नीचे और 5 मीटर तक आएंगे, है ना। और उसका जो मिड डेप्थ होगा या मिड हाइट होगा वहां से हम लोग जो है क्या करेंगे,
कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? तो इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हम लोग वहां से कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज समझ में आया, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड इंटरमीडिएट सेटलमेंट इन क्ले, है ना, क्ले में इंटरमीडिएट सेटलमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो क्ले में इंटरमीडिएट सेटलमेंट होता है, जिसको SIC से हमने रिप्रेजेंट किया है, ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल सॉलिड एंड ड्यू टू स्क्वीजिंग ऑफ वाटर के कारण से हमें इंटरमीडिएट सेटलमेंट देखने को मिलता है। किसमें? तो क्ले में। जो इंटरमीडिएट सेटलमेंट होता है विलो कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लेक्सिबल फाउंडेशन, उसको लिखने का फॉर्मूला होता है SIC इज इक्वल टू QIB इंटू 1 माइनस U या म्यू स्क्वायर बाई ES। यहाँ पे आपका जो Q है ना, यहाँ पे आपका जो Q है ये अप्लाइड प्रेशर है एट द बेस ऑफ फुटिंग, जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। I जो है ये आपका इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है, जो कि डिपेंड करता है रेशियो ऑफ विड्थ बाय लेंथ, है ना, विड्थ बाय लेंथ का क्या रेशियो है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। और B जो है ये आपका विड्थ ऑफ फुटिंग है, और विड्थ जो है छोटा होता है लेंथ से, है ना, बहुत छोटा होता है लेंथ से। और म्यू जो है ये आपका पॉइजन रेशियो है सॉइल का, म्यू जो है क्या है? पॉइजन रेशियो है सॉइल का। और ES जो है ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सॉइल का, जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इस ये सारे नोटेशन जो है वो आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि नोटेशंस अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप प्रॉपर तरीके से सही से मतलब समझ नहीं पाओगे और क्वेश्चंस आप नहीं बना पाओगे। नोट डाउन कर लिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में। किसके बारे में? प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है इसके बारे में तो आपको पता है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट किसके कारण से होता है? तो जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो रिमूव होता है, इस कारण से जो है हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है देखने को मिलता है। तो जो पोर वाटर प्रेशर हमारा रिलीज होगा वो किस में आपका सेटलमेंट आएगा? उसके कारण से वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो रिड्यूस होगा, वो कम होगा। तो जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होगा तो जो हाइट है उसमें भी चेंजेस आएगा। मान लो कि पहले ये हाइट था, तो जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड रिड्यूस हुआ तो ये हो गया। तो ये जो चेंजेस आया इसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं सेटलमेंट को, वो हम लोग देखते हैं। तो V4 कंसोलिडेशन होने से पहले जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है V1 है, लेकिन कंसोलिडेशन होने के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना हो गया? V2 हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो कि वॉल्यूम ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो होगा V1 माइनस V2, है ना। V1 क्योंकि कंसोलिडेशन से पहले का है तो बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि V1 ग्रेटर देन V2 या V1 ग्रेटर देन V2, ये दोनों में से कोई भी एक लेकर चल सकते हो। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो। ऑब्वियसली यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम है वो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में ही तो चेंजेस आएगा। जो सॉइल सॉलिड है या वॉल्यूम जो है सॉइल सॉलिड का वो चेंज होगा क्या? नहीं, वो चेंज आपका नहीं होगा। तो जब भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा तो चेंजेस देखने को मिलेगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड में। किसमें? वॉल्यूम ऑफ वॉइड में। तो इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वो इक्वल होगा एरिया गुने सेटलमेंट के डेल एच, यानी सेटलमेंट के बराबर होगा कि कितना सेटल हुआ, कितना दबा है, कितना कंप्रेस हुआ है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन जो है हमने यहाँ पे लिख लिया, दो इक्वेशन जो है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब
यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है उसको लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस वॉइड रेशियो, इसको इक्वेशन 3 ले लिए। अब इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में क्या था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू एरिया इनटू चेंज इन हाइट, यानी सेटलमेंट जो हो रहा है वो, तो ये इक्वेशन जो है हमारा 2 था। तो इक्वेशन 2 जो है इसको अगर डिवाइड कर दे v से, यानी वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू a इनटू डेल h बाई v। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस ई नोट, है ना, वॉइड रेशियो। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन 3 से आया। ये कहां से आया आपका? इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, और इधर आ जाएगा a बाई ए इन ए गुने डेल v बाई ए इंटू एच नोट। तो यहाँ से a से a कट जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या आएगा यहाँ पे? फाइनली हमारा आएगा कि चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन हाइट बाई, यानी सेटलमेंट बाई इनिशियल हाइट। तो केस 1, पहला केस, अगर हमारा चेंज इन वॉइड रेशियो हो रहा है और वो हमें दिया गया है, तो सेटलमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई बाई 1 प्लस ई नोट इंटू एच नोट। ये फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ पे जो डेल एच है ना, ये जो डेल एच है ये आपका अल्टीमेट प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट होता है आफ्टर 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एट टी इज इक्वल टू कितना? तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। कब? टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। और चेंज इन ये डेल ई जो है चेंज इन वॉइड रेशियो है अकरिंग ड्यू टू चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, और ई नोट जो है ये आपका इनिशियल वॉइड रेशियो है एट टी इज इक्वल टू 0 पे, और आपका एच नोट जो है ये आपका इनिशियल थिकनेस है सॉइल का एट टी इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ये सारे नोटेशंस आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि नोटेशंस अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से जो है उसे बना पाओगे, लिख पाओगे। तो इसे जो है नोट डाउन कर लो। अब बात करते हैं केस 2 की ओर। तो जो केस 2 है ये हमारा कहता है कि अगर मान लो कि सेटलमेंट हमें निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? सेटलमेंट जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो सेटलमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें कंप्रेशन इंडेक्स यानी सीसी दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो उस कंडीशन में क्या निकालेंगे? और ये जनरली हम लोग एनसीसी सॉइल के लिए कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? जनरली एनसीसी सॉइल के लिए जो है हम लोग करते हैं। तो डेल एच यानी सेटलमेंट इज इक्वल टू डेल ई बाई 1 प्लस ई नोट इंटू एच नोट इज इक्वल टू सी सी इंटू एच नोट इंटू लॉग 10 लॉग बेस 10 इंटू सिग्मा 1 बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नोट। ये आपका जो है आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये जो सीसी है ये आपका क्या है? तो सीसी जो है कंप्रेशन इंडेक्स है। क्या है? सीसी जो है कंप्रेशन इंडेक्स है। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 इंटू सिग्मा 1 बार प्लस डेल सिग्मा बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 बार। ठीक है, ये हमारा जो है क्या होता है? सीसी का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यूज करके अगर सीसी नहीं भी दिया हुआ है क्वेश्चंस में और ये सारे वैल्यू दिए हुए हैं, तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? आप कैलकुलेट कर सकते हैं
कंप्रेशन इंडेक्स को, सीसी को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद आप सेटलमेंट जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारे वैल्यू को जो है इंडिकेट किया गया कि किसका मतलब क्या होता है, जो कि ऑलरेडी ऊपर मैंने बता दिया है। अब तीसरा केस है कि जब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी आपका दिया गया है, एमवी दिया गया है, तो हमें पता है कि एमवी का फॉर्मूला होता है एवी बाई 1 प्लस ई नोट। एवी जो है कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, जिसका यूनिट आपको पता है ना क्या होता है, वो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अगर आप लेक्चर 1, 2 और 3 तीनों अगर आपने देखा होगा तो आप इसका यूनिट आराम से जो है हमें बता पाओगे। और एमवी का भी यूनिट बताना है कि क्या होता है, ठीक है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है एवी बाई 1 प्लस ई नोट इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इनटू 1 प्लस ई नोट आपका हो जाएगा, जहां पे डेल एच बाई एच नोट इज इक्वल टू डेल ई बाई 1 प्लस ई जो है आपका, या ई नोट जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग ये वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे डेल ई बाई 1 प्लस ई नोट के जगह पे, ये वाला डाटा के जगह पे, तो हमारा ये आ जाएगा डेल एच बाई एच नोट एम वी इज इक्वल टू नीचे इंटू डेल सिग्मा बार, तो डेल एच इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी इंटू डेल सिग्मा बार इंटू एच नोट, ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया हो, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। 3 केस आपको मैंने बताया, ये तीनों केस आपको जो है समझ में आ गया होगा, इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हमने देखा कि एनसीसी सॉइल के लिए मेनली प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग जो है देख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे ओसीसी सॉइल के लिए, है ना। ओसीसी यानी ओवर कंसोलिडेटेड क्लेई सॉइल के लिए प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो देखो एनसीसी सॉइल के लिए भी आपका सेम फॉर्मूला होता है, बट और ओसीसी के लिए भी, लेकिन ओसीसी में आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के जगह पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन या रिकम्प्रेशन इंडेक्स जो है आपका आ जाता है ना। तो कंप्रेशन इंडेक्स नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में आपका जो है रिकम्प्रेशन इंडेक्स जो है आपका यहाँ पे होता है, ओके। बाकी फॉर्मूला वही है, यहाँ पे ये जो सिग्मा 1 बार प्लस यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, डेल सिग्मा बार ये प्रेजेंट टाइम का है, ठीक है, और सिग्मा 1 बार जो है ये आपका पास्ट वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीसी सॉइल में पास्ट वाला कम होता है प्रेजेंट वाला से, पास्ट वाला कम होता है प्रेजेंट वाला से, तो वो एनसीसी सॉइल का केस आता है, ठीक है। और वही यहाँ पे ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में ये जो पास्ट वाला है ना, पास्ट वाला जो है ये ज्यादा होता है प्रेजेंट वाला से। तो ये हमारा ऊपर वाला प्रेजेंट वाला था और नीचे वाला जो है पास्ट वाला था, तो ये केस अगर कंडीशन मिल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का कंडीशन है, और सेटलमेंट कैलकुलेट करेगा यानी डेल एच कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हम लोग यूज जो है करेंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा भाई, तो हमारा फॉर्मूला होता है सी आर एच नोट लॉग बेस 10 इंटू सिग्मा 1 बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा 1 बार बाई 1 प्लस सिग्मा नोट डैश। यहाँ पे डैश क्यों बोल रहे हैं, तो डैश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर पास्ट में
लोड ज्यादा लगा है तो जो कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन जो है वो ज्यादा रहेगा, और जब कंसोलिडेशन ज्यादा रहेगा तो वो ऑलरेडी सेटल्ड रहेगा, ऑलरेडी सेटल्ड रहेगा। और जब ऑलरेडी वो सेटल्ड रहेगा, है ना, जब वो ऑलरेडी सेटल्ड रहेगा तो उस केस में जो वॉइड होगा वो कम होगा, है ना, यानी इनिशियल वॉइड रेशियो जो है वो कम हमें देखने को मिलेगा, है ना। वही प्रेजेंट में बात किया जाए तो इसका जो है, क्योंकि प्रेजेंट में लोड उतना नहीं लगा रहे हैं तो इसका वॉइड रेशियो अलग देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे ओवर कंसोलिडेटेड के कारण से यहाँ पे वॉइड रेशियो में चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे डैश से जो है बस हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन किए हैं, लेकिन नॉर्मली कंसोलिडेशन में डैश नहीं देना है, ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे रिकम्प्रेशन इंडेक्स आपका दिया गया है, रिकम्प्रेशन, ठीक है, ये रिकम्प्रेशन इंडेक्स जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो रिकम्प्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय log बेस 10 इंटू सिग्मा 2 बार बाई सिग्मा 1 बार। इसको लिख सकते हैं चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय log बेस 10 इंटू सिग्मा बार पी बाई सिग्मा 1 बार। यहाँ पे जो ई नोट डैश है ये आपका ई नोट माइनस चेंज इन वॉइड रेशियो आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो कंडीशंस के बारे में बात किया जाए तो जो कंडीशंस यहाँ पे है, अगर हमें ये कंडीशंस नहीं मिल रहा है तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को दोनों यूज करना पड़ता है, ओसीसी कंडीशन और एनसीसी सॉइल के लिए। तो अगर हमें सिग्मा 1 बार छोटा है सिग्मा पी बार से, यानी प्रेजेंट वाला से, और ये बड़ा है, ये छोटा है सिग्मा 1 बार प्लस सिग्मा बार सिग्मा डेल सिग्मा बार के, तो इससे ये प्रेजेंट वाला छोटा है और सिग्मा 1 बार से बड़ा है, तो उस कंडीशन में दो सेटलमेंट आएगा, डेल H1 और डेल H2, और दोनों को जब ऐड कर देंगे डेल H इज इक्वल टू हो जाएगा डेल H1 प्लस डेल H2 जो है हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिगर की मदद से मैंने समझाया है। मान लो कि सिग्मा 1 डैश या 1 बार जो है आपका ये दिया गया है, तो यहाँ पे आपका कोई लोड नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, बस प्लॉट खरीदे, सेल्फ वेट यहाँ पे लग रहा था। उसके बाद हम लोग जो है 4 तल्ला बिल्डिंग बना दिए, तो आपका जो है स्ट्रेस ये लगा, फिर 4 तल्ला को तोड़ दिए, है ना, और फिर नया एक प्लॉट खरीदे या नया जगह पे, तो सेल्फ वेट के कारण ये प्रेजेंट टाइम पे, है ना, यहाँ पे क्या किए कि पहले नया नया एकदम खरीदे और उसके बाद प्लॉट बनाया, है ना, तो चाहे कितने फ्लोर का, 4 फ्लोर का, अब 4 फ्लोर का घर बना दिए और उसको तोड़ दिए, तो तोड़ दिए तो वो प्रेजेंट टाइम में आपका पहुंच गया कि अभी क्या है। और उसके बाद कोई और जमीन खरीदा, वो देखा कि 2 फ्लोर का बना देते हैं, है ना, और फिर जो जगह 2 फ्लोर नहीं सही रहेगा, है ना, इसको काट देते हैं, 5 फ्लोर का बनाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो इनिशियल था ये तो प्रेजेंट से क्या है, कम है, लेकिन जो प्रेजेंट वाला यहाँ पे है ये इससे मतलब जो एडिशनल लगाया वो प्रेजेंट वाला से भी ज्यादा है। तो इसी को देखते हुए वहां पे जो है ओवर कंसोलिडेटेड और नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्लेई सॉइल जो है हम लोग कंडीशन लिए। तो H1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है CRH0 log बेस 10 इंटू सिग्मा पी बार बाई सिग्मा 1 बार प्लस 1 प्लस ई नोट डैश। ओके, और डेल H2 इज इक्वल टू सिग्मा सी प्लस इंटू H नोट log 10 इंटू सिग्मा 1 बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा पी बार बाई 1 प्लस ई नोट।
तो ये फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, टोटल सेटलमेंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। टोटल सेटलमेंट क्या हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेटेड सेटलमेंट। तो जो सेकेंडरी कंसोलिडेटेड सेटलमेंट है, आफ्टर द रिडक्शन ऑफ ऑल एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू जीरो, है ना, जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है एक्सेस जो है वो रिड्यूस होकर जीरो आ जाता है। सम मोर कंप्रेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस, है ना, कुछ और भी ज्यादा कंप्रेशन जो है होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो रेट के साथ धीरे धीरे होता है। तो उससे जो हम लोग सेकेंडरी कंप्रेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग सेकेंडरी कंप्रेशन के दौरान जो हमारा हाईली विस्कस, है ना, जो हमारा हाईली विस्कस वाटर होता है बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज फोर्स्ड आउट फ्रॉम द बिटवीन पार्टिकल्स। तो जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है वो आकर होता है ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल के कारण से भी जो है हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन और किस कारण से देखने को मिलता है, तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है फर्दर कंप्रेशन ऑफ, है ना, फर्दर कंप्रेशन यहाँ पे हो रहा है जो कि स्लो रेट के साथ होता है, उसके कारण से भी जो है हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है सेकेंडरी कंसोलिडेशन को कैलकुलेट करने का, एस एस इज इक्वल टू सी एस एच 100 log base 10 t by t 100 प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई 100। तो एस एस जो है सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट होता है, एच 100 जो है थिकनेस ऑफ सॉइल होता है आफ्टर 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन, है ना। और उसका फॉर्मूला होता है, अगर एच 100 अगर कैलकुलेट करने के लिए बोले, है ना, एच 100 अगर कैलकुलेट करने के लिए बोले तो एच नोट माइनस डेल एच, ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। वही ई 100, है ना, ई 100 जो है ये आपका बताता है वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, है ना। 100% जब प्राइमरी कंसोलिडेशन हो जाएगा सॉइल में तो जो वॉइड रेशियो रहेगा वो ई 100 होगा। और यहाँ पे टी 100 जो है ये टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो देखो टी 100 तो कभी नहीं हो सकता है, तो टी 100 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग मानते हैं कि टी 90, यानी 90% अगर कंसोलिडेशन हो गया है तो उसको हम लोग मानकर चलते हैं कि 100% हमारा जो है क्या हो गया, कंसोलिडेशन हो गया प्राइमरी। क्यों, क्योंकि पूरा 100% कंसोलिडेशन इनफाइनाइट टाइम में होगा, और इनफाइनाइट टाइम को हम लोग कैलकुलेट तो कर नहीं पाएंगे, है ना। इनफाइनाइट टाइम को कैलकुलेट कर पाएंगे तो संभव ही नहीं है 100% जो है कैलकुलेट कर पाना। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। और टी जो है ये टाइम है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन एट विच सेकेंडरी कंसोलिडेशन नीड टू एस्टिमेटेड, है ना। टी जो है वह टाइम है जिसपे हम लोग जो है सेकेंडरी कंसोलिडेशन को एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ती है। और सी एस जो है ना, यहाँ पे जो सी एस है ये आपका सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स आपका दिया गया है। ओके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग आईएस स्पेसिफिकेशन ऑफ परमिसिबल सेटलमेंट, है ना। कोड में क्या बताया है, मतलब कोड के द्वारा क्या कहा गया है कि कितना जो है आपका कंसोलिडेशन पे कितना सेटलमेंट आपका हो सकता है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो टोटल आपका परमिसिबल सेटलमेंट है ना, जो कि यूनिफॉर्म होता है ना, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है।
है ना। ये जो है टोटल जो परमिसिबल सेटलमेंट मैं लिख रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म सेटलमेंट आपको जो है देखने को मिलता है। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये जो यूनिफॉर्म सेटलमेंट है, अगर आइसोलेटेड फाउंडेशन है क्लेई सॉइल पे तो 65 mm होगा। आइसोलेटेड फाउंडेशन है सैंडी सॉइल पे, अगर फाउंडेशन बनाया है तो 40 mm सेटलमेंट होगा। रैफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले पे तो 65 से 100 mm होगा। वही रैफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड पे बात किया जाए तो 40 से 65 mm जो है आपका क्या होगा? कंसोलिडेशन जो है आपको देखने को के कारण से सेटलमेंट देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन के कारण से इतना सेटलमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है रैफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले पे 40 mm और रैफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड पे 25 mm जो है डिफरेंशियल सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। मान लो कि ये आपका है, ठीक है, ये आपका है ना। थोड़ा और दूर कर देता हूं, ठीक। और इस पे जो है ये लगा फाउंडेशन है, ठीक। तो लोड जो है क्या होगा? ऐसे ना लगकर आपको किसी एक पे जो है ज्यादा लोड लगने लगेगा, किसी एक पे क्या है ज्यादा, या किसी एक साइड ज्यादा लोड लगने लगेगा, तो वो जो है कहलाता है डिफरेंशियल, है ना। डिफरेंशियल के कारण से हमारा जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाता है ना, गिर जाता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सेटलमेंट है तो उससे ज्यादा इफेक्ट जो है हमें देखने को नहीं मिलता है, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं परमिसिबल एंगुलर डिफॉर्मेशन के बारे में, है ना। परमिसिबल एंगुलर डिफॉर्मेशंस के बारे में। तो फॉर लार्ज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, लार्ज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के केस में जो एंगुलर डिस्टॉर्शंस है ना, जो एंगुलर डिस्टॉर्शन है इन जनरल शुड नॉट एक्सेड 150, सॉरी, नॉट एक्सीड 1/500 एंड 1/1000 इफ ऑल माइनर डैमेजेस आर प्रिवेंटेड। अगर ऑल माइनर डैमेजेस जो है वो प्रिवेंट किया गया है तब, ठीक है। बात किया जाए रूल टू एस्टिमेट प्राइमरी कंसोलिडेशन, क्या रूल है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट को एस्टिमेट करने का? तो सबसे पहला रूल है कि प्राइमरी सेटलमेंट शैल बी कैलकुलेटेड एट द मिड हाइट ऑफ द क्ले लेयर, बिल्कुल सही, है ना, ये रूल है आपका। ओके, और दूसरा रूल आपका कहता है यहाँ पे कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, लोड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है व्हेन यूनिफॉर्म सरचार्ज अकर हो रहा है ऑन इनफाइनाइट एरिया ऑफ सॉइल डिपॉजिट पे तब, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये यहाँ पे ये मानकर चलो, यहाँ पे आपका जो है लोड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लोड लग रहा है ये आपका क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, ठीक। यहाँ ये आपका जो है मिड हाइट हो जाएगा और ये आपका टोटल हाइट हो जाएगा। ये हाइट जो है आपका यहाँ से यहाँ तक एच नोट है, और ये जो हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एच नोट बाई 2, ठीक। तो जो सेटलमेंट होगा डेल एच इज इक्वल टू सी एच नोट लॉग 10 इंटू सिग्मा बार 1 प्लस डेल सिग्मा बार बाई डेल सिग्मा बार 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नोट, ठीक। तो यहाँ पे अगर सिग्मा बार इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू हो जाएगा गामा यानी इनटू एच नोट बाई 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और डेल सिग्मा बार निकालना है यानी चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, तो जो लोड है वो ही आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तीसरा पॉइंट लिखना है द लोड डिस्ट्रीब्यूशन, द लोड
distribution, the load distribution required when pressure is occurring, when pressure is occurring at the finite area B इंटू एल, है ना। अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन फाइनाइट एरिया B इंटू एल पर आपका लग रहा है ऑफ फुटिंग, ऑफ द फुटिंग, है ना, फुटिंग के, तो उस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशंस में जो सेटलमेंट होगा, है ना, वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल एच इज इक्वल टू सी एच नोट लॉग बेस 10 इंटू सिग्मा 1 बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नोट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला से जो है हम लोग क्या कर पाएंगे, सेटलमेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे जो सिग्मा 1 चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, सिग्मा बार ही लिखो, है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस जो है यानी सिग्मा 1 बार जो है ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस calculated from the ground surface to the mid height of the clay, ठीक। और जो आपका पहले फिगर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस पेज में नहीं होगा, इस पेज में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। ये आपका जो है क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक। अब ये यहाँ पे आपका ये डेप्थ हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है यह है आपका एच नोट, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो हाइट है यह है डेप्थ ऑफ फुटिंग। ये क्या है, डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, ओके। तो इसका मिड हाइट हम लोग लेते हैं, तो मिड हाइट हम लोगों को लेना है, तो इसका मिड हाइट मान लो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो ये जो हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक का वो हो गया एच नोट बाई 2, ठीक। अब लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें रिप्रेजेंट करना है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरीके का होगा। ये रेक्टेंगुलर के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर स्क्वायर रहेगा तो बी इंटू ए मैंने बी इंटू एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर या एल स्क्वायर, दोनों में से कोई एक लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये जो है एच नोट बाई 2 है, और यहाँ पे भी एच नोट बाई 2 है, ठीक। ये जो स्लोप है वो 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल है, और इधर भी जो है 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल जो है आपका दिया गया है, ठीक। और यहाँ से ये जो है ये विड्थ ऑफ फुटिंग है, और ये अगेन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। यहाँ से तो ये एच नोट बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा एच नोट बाई 4, है ना। माने एच नोट बाई 2 का हाफ, तो एच नोट बाई 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और
यहाँ पे जो लोड लगेगा वो Q लग रहा है ना। यहाँ पे Q जो है क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। ठीक, तो इसको और एक्सप्लेन करें तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया H0/4 प्लस L प्लस H0/4 यहाँ तक, और ये वाला जो लेंथ हो गया, ये हो गया H0/4 प्लस B प्लस H0/4। ठीक, ये आपका B है और ये आपका जो है L है, और यहाँ पे ये जो है आपका फाउंडेशन हो गया। तो इस तरीके से जो है लोड क्या हो रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका चेंज इन सिग्मा बार इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई H0/4 प्लस B प्लस H0/4 गुने H0/4 प्लस L प्लस H0/4। ठीक, तो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई B प्लस H0/2 इंटू L प्लस H0/2। ये आपका जो है हो जाएगा। तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, और इस तरीके से जो है हम लोग सेटलमेंट जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डियर, यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चंस दिया हूँ, इस क्वेश्चंस को एक बार रीड कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस आपका यहाँ पे कह रहा है at a reclamation site for which soil strata in figure 3 mm thick layer of fill layer है ना, मतलब फिल किया गया मटेरियल से, is to be laid instantaneously on the top surface पे if the coefficient of volume compressibility
यानी MV का वैल्यू दिया गया है क्ले के लिए 2.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ क्ले ड्यू टू प्लेसिंग टू फिल मटेरियल बिल बी, है ना, कितना होगा यहाँ पे बिल बी लिखा हुआ है, तो बिल बी क्या होगा, तो चलिए फिगर एक बार देख लेते हैं, है ना। ये आपका जो है दिया गया है कंडीशन, यहाँ पे आपका जो फिलिंग मटेरियल है वो 3 मीटर हाइट है, मतलब डेप्थ तक, फिर सिल्टी सैंड 4 मीटर तक है और क्ले जो है 10 मीटर तक है। यहाँ पे गामा सैचुरेटेड होगा, गामा बल्क होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप कट कर दीजिए और ये गामा बल्क होगा, क्योंकि सैचुरेशन तो यहाँ से आएगा, इसके नीचे आएगा सैचुरेशन, तो इसको काट दीजिए, ठीक है, ये आपका कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे गामा सैचुरेटेड 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, यहाँ पे गामा बल्क है आपका, तो गामा बल्क जो है आपका 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और गामा सैचुरेटेड क्ले के लिए आपका 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। और आपका जो वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट है 2.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन आपका दिया गया है, और सैंडी ग्रेवल आपका नीचे जो है आपका है। वाटर टेबल जो है आपका यहाँ पे आपका जो है ग्राउंड वाटर टेबल जो है प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे, तो जो सेटलमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का H0 इंटू डेल सिग्मा बार एम भी, तो डेल सिग्मा बार इज इक्वल टू होगा गामा सैचुरेट बल्क, है ना, गामा बल्क, बहुत ज़्यादा गलती इसमें हो गया ना, कोई नहीं, इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे गामा बल्क हो जाएगा और डेप्थ ऑफ फुटिंग हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फुटिंग ही है ना, नहीं डेप्थ ऑफ फिलिंग, डेप्थ ऑफ फिल, है ना, डेप्थ ऑफ फिल, तो 21 गुने 3 यानी 63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। H0 जो है 10 मीटर आपका यहाँ पे जो है दिया गया है, ठीक है, H0 जो है 10 मीटर जो है आपका दिया गया है। तो उसके बाद डायरेक्टली जो है इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो 10 गुने 2.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 63 का होल इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 138.6 mm, ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इजी है था, बस फॉर्मूला पे जो है पुट करना था, फॉर्मूला पे जैसे ही आप पुट करिएगा आपका जो है कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि फ्रॉम फिगर शोइंग द ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रिप फुटिंग, यह स्ट्रिप फुटिंग आपका दिया गया है, सपोर्टिंग अ लोड बियरिंग वॉल, लोड बियरिंग वॉल को सपोर्ट कर रहा है, और फिर 3 स्टोरीड बिल्डिंग, है ना, 3 स्टोरी वाला बिल्डिंग, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले लेयर, है ना, प्रॉपर्टीज जो है क्ले लेयर वाला जो प्रॉपर्टीज है वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो ये जो विड्थ है 1.2 मीटर है, ठीक, तो यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा वो 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल है, और ये जो डेप्थ हो जाएगा, क्योंकि मिड हाइट पे लेकर चलना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है 6 मीटर है ना, 6 डेप्थ कितना है, 6 मीटर है, तो मिड हाइट तक लेकर चलेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा, और ये वाला जो हाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि यहाँ पे है 3 मीटर, तो 3 मीटर का था 1.5 मीटर, और जो कंप्रेशन इंडेक्स है सीसी वो है 0.08 दिया गया है, और वॉइड रेशियो इनिशियल दिया गया 0.4, ओके।
और वाटर टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बल्क आपका हो गया। ठीक, तो यहाँ पे और डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है ना, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है वो 1 मीटर आपका दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, वो यहाँ पे बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है प्रेशर इफ एक्टिंग ऑन फुटिंग इज 40 किलो न्यूटन, कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ फुटिंग विल बी। तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होगा वो कैलकुलेट करना है पहला केस में। और दूसरा केस में आपको कैलकुलेट करना है इफ द इलास्टिक मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो ऑफ क्ले लेयर कैन बी रिस्पेक्टिवली 50 × 10⁻³ किलो पास्कल एंड 0.4 if the influence factor of a stiff footing is 1.75, इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ फुटिंग विल भी क्या होगा। तो ये दो क्वेश्चंस आपको जो है पूछा गया। तो पहला केस में हमें जो है सेटलमेंट निकालना है। तो सेटलमेंट के लिए फॉर्मूला होता है डेल एच इज इक्वल टू सी सी इंटू एच नोट इंटू log बेस 10 इंटू सिग्मा नोट बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा नोट बार बाई 1 प्लस ई नोट। ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ पे एच नोट जो है 6 मीटर हमारा दिया हुआ है और सिग्मा नोट बार इज इक्वल टू हो जाएगा बल्क डेंसिटी गुने डेप्थ ऑफ फुटिंग, है ना। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फुटिंग हो जाएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट गुने एच नोट बाई 2 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच नोट बाई 2 आपका आ जाएगा। तो सिग्मा नोट बार आ जाएगा 43.57 किलो पास्कल। ठीक, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है Q इंटू बी इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग, है ना। Q इंटू बी इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग। और यहाँ पे अगेन डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है आपको लेकर चलना है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 40 × 1.2 × 1 बाई 4.2 इंटू 1। तो यहाँ पे 11.4286 किलो पास्कल जो है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको नोट डाउन करो। और फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल एच इज इक्वल टू वैल्यू सारा जो है पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 0.0146 मीटर आएगा, जो कि डेल एच इज इक्वल टू 31.46 mm, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके एक बार देखो खुद से पुट करके क्या आता है कि नहीं। हो गया। चलिए पार्ट बी में हमें क्या निकालना था। चलिए एक बार देख लेते हैं पार्ट बी में क्या निकालने के लिए बोला था। तो पार्ट बी में हमें जो है यहाँ पे निकालने के लिए बोला है इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, है ना। इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ फुटिंग जो है हमें निकालना है। ओके, तो हमें जो है ई एस का वैल्यू दिया गया 50 × 10⁻³ किलो पास्कल। और आपका जो है यहाँ पे वॉइड रेशियो पोरोसिटी जो है पॉइजन रेशियो दिया गया 0.4 और आई एफ जो है 1.7। तो यहाँ पे वैल्यू में क्वेश्चंस को क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो क्यू आई बी इंटू 1 माइनस म्यू का स्क्वायर बाई ई एस। तो वैल्यू पुट करेंगे 40 × 1.75 × 1.2 इंटू 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर बाई 50 × 10⁻³। तो यहाँ पे जब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे और आप कैलकुलेट करेंगे
तो एस आई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.41 गुने 10 के पावर माइनस 3 मीटर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एस आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1.41 mm। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, कैलकुलेशन जो है आपको करने हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको जो है समझ में आया हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बताओ। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बुक को परचेज करने में, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको मैंने बताया ही कहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो परचेज करने के लिए आपको जो है हमारे ऐप इंजीनियर प्लस बाई MRS स्टडी, ये इस पे जो है आपको जाकर क्या करना होगा, सर्च करना होगा, है ना। SSC JEE PYP, तो आपको जो है आ जाएगा, वहाँ पे जो है आप उसे परचेज कीजिएगा तो आपको जो है 10 से 12 दिन के अंदर आपका जो है बुक जो है आपके घर पे डिलीवरी होगा। आपको मैसेज में मिल जाएगा कि कहाँ पे पहुँचा है, आप अपना ट्रैक कर पाएंगे कि अभी कहाँ पहुँचा है, कब तक आपके घर पे पहुँच जाएगा, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, है ना। कैसे कर सकते हो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ओपन हो जाता है तो मैं दिखाता हूँ, अगर नेट कनेक्ट रहा तो। हाँ, नेट कनेक्ट है तो मैं आपको दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। तो ये हमारा स्टोर सेक्शन है। जब आप ऐप पे आएंगे तो मोबाइल में इंटरफेस दूसरा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप आइएगा तो ये आपका यहाँ पे ये चीज़ें जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। SSC JEE PYP सिविल इंजीनियरिंग, है ना। 450 रुपया यहाँ पे दिया गया। तो ये जो 450 रुपया है, इसमें होम डिलीवरी, है ना, होम डिलीवरी आपका फ्री है। मतलब कोई भी चार्ज आपको जो है डिलीवरी का अलग से देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इसमें इनरोल करेंगे, ये क्योंकि ये फिजिकल मटेरियल है, आपको ध्यान रखना है, ये बुक जो है आपको हार्ड कॉपी के तौर पे मिलेगा, ठीक है। हार्ड कॉपी के तौर पे ये आपका बुक मिलेगा। और डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप SSC JEE का तैयारी करते हैं। तो कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपका PYQ क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं। और कई सारे लोग यहाँ पे जो है चेकआउट किए हैं, बहुत सारे लोग। आप इसे एक बार लेकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप SSC JEE का बहुत सारे PYQ क्वेश्चंस पेपर तो आपके मार्केट में मिलते हैं, लेकिन उन सभी से बेहतर कंटेंट हमने जो है तैयार करने की कोशिश किया है। और डेफिनेटली ये सभी से जो है बेहतर आपका होने वाला है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।